Hello everybody, welcome to the YouTube channel of Government Girls College Taranagar once again. सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 3 है, तो इसकी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के अंदर ये अपना दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था सेल थियरी क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म थियरी क्या होती है, सेल साइज और सेल शेप के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम सेल्स को विजुअलाइज कैसे किया जाता है, तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे, हाउ टू विजुअलाइज सेल्स। अधिकांश जो सेल्स होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है और यूकैरियोटिक सेल्स की साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर्स होती है। तो अधिकांश जो सेल्स होती है वो 50 माइक्रोमीटर से कम होती है और अनएडेड आई से, नग्न आँखों से, नेकेड आइज से इनको नहीं देखा जा सकता। अब क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन, अपनी आई का रेजोल्यूशन 100 माइक्रोमीटर होता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि रेजोल्यूशन क्या होता है। तो रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि दो पॉइंट को डिफ्रेंशिएट करना, दो पॉइंट के बीच, दो पॉइंट को विभेदित करना, कि जैसे दो पॉइंट है तो उनके बीच की वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके अंदर उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सके, जिनको अलग अलग देखा जा सके, तो उस डिस्टेंस को, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। तो अपने आई का रेजोल्यूशन 100 माइक्रोमीटर होता है। मतलब अगर कोई दो पॉइंट 100 माइक्रोमीटर इससे ज़्यादा दूरी पर स्थित है तो ही उसको हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर दूरी इससे कम होती है दोनों पॉइंट्स के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की, तब सेम फोटो रिसेप्टर सेल्स एक्टिवेट होगी, सेम फोटो रिसेप्टर सेल स्टिमुलेट होगी और इनकी इमेज एक ही जगह पे बनेगी। मतलब इन दोनों की इमेज अलग अलग नहीं बनेगी आई के ऊपर, इस वजह से हम इसको अलग अलग नहीं देख पाएंगे, हमें ऐसा लगेगा कि दोनों पॉइंट सेम है। तो ये होता है अपना रेजोल्यूशन प्रॉब्लम। अब रेजोल्यूशन को बढ़ाने का एक तरीका तो ये होता है कि हम मैग्नीफिकेशन को बढ़ा दें, मतलब इस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा दें। तो ये अपनी जो आँख का लिमिटेशन होता है, तो ये जो अपने आँख का जो रेजोल्यूशन की जो सीमा होती है उसको कुछ हद तक बढ़ा सकती है। तो ऐसा किया जा सकता है बाय यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस। तो जो सबसे सिंपल टाइप का जो लेंस होता है मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस, तो वो ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा सकता है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। इसलिए सेल्स को विजुअलाइज करने के लिए सबसे पहला तरीका है लाइट माइक्रोस्कोप का यूज। तो हम जो लैब के अंदर जो माइक्रोस्कोप यूज़ में लेते हैं, इसके अंदर दो मैग्नीफाइंग लेंसेज होते हैं। तो दो मैग्नीफाइंग लेंसेज होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे करेक्टिंग लेंस भी होते हैं। तो ये दो लेंस कौन से? पहला है ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव पीस, और दूसरा होता है आई पीस या ऑक्यूलर लेंस। तो ऑब्जेक्ट पीस जो होता है ये किसी इमेज को मैग्नीफाई करता है, और जो आई पीस होता है ये ऑब्जेक्ट पीस से आने वाली इमेज को और ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है। तो इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर होता है, तो आवर्धन क्षमता, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा कर सकता है ये। तो हम मान के चलते हैं जैसे अपने पास कोई ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी आवर्धन क्षमता है 40x, और दूसरा जैसे मान लो कि अपने पास जो आई पीस है इसकी आवर्धन क्षमता है 10x। तो इसका जो सिंपल जो लाइट माइक्रोस्कोप, इस प्रकार के लाइट माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन पावर होगा वो होगा 40 × 10 = 400x। तो इस प्रकार से ये किसी ऑब्जेक्ट को 400 गुना तक बढ़ा सकता है। तो ऑब्जेक्ट जो लेंस आते हैं ये अलग अलग मैग्नीफिकेशन पावर के होते हैं। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है इसका रेजोल्यूशन भी कितना होता है? 200 नैनोमीटर। तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स इससे कम दूरी के ऊपर स्थित है, उनके दोनों के बीच की दूरी अगर इससे कम है तो उसको रिजॉल्व नहीं कर सकता। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन माइंड में आता है, जैसे हम बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लेंसेज सीरीज के अंदर लगे रहते हैं और ये क्या करते हैं? इमेज को मैग्नीफाई करते हैं। तो इस प्रकार के माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्यों ना हम एक लेंस और लगा दें जिससे ये फर्दर इमेज को और ज़्यादा मैग्नीफाई कर दे। जैसे अपने पास दो लेंस है किसी लाइट माइक्रोस्कोप में, एक ऑब्जेक्ट पीस है, एक आई पीस है, तो हम एक एक्स्ट्रा लेंस और भी लगा सकते हैं जिससे वो क्या करेगा? इमेज को और ज़्यादा मैग्नीफाई कर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो रेजोल्यूशन लिमिट है, अगर उससे कम अगर डिस्टेंस है तो जो लाइट निकलेगी तो वो आपस में इंटरफियर करेगी, वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करें? हम वेवलेंथ को डिक्रीज कर सकते, जो लाइट हम डाल रहे हैं उस लाइट की वेवलेंथ को डिक्रीज कर सकते हैं। तो क्योंकि लाइट का भी एक लिमिट होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज़ में ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम्स की जो वेवलेंथ है वो लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो इस वजह से एग्जिस्टेंस में क्या आई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज़ में लेते हैं।
इमेज प्रोड्यूस करने के लिए, सेल्स को विजुअलाइज करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन बीम्स की जो वेवलेंथ होती है बहुत कम होती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्विंग पावर होता है 0.2 नैनोमीटर। तो हम लाइट माइक्रोस्कोप के अलग अलग टाइप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी हम अलग अलग टाइप देखेंगे। तो पहले हम चलते हैं कि सेल स्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से कैसे जा सकता है। हम जब वैसे नॉर्मली लैब के अंदर क्या करें जिसकी वजह से सेल स्ट्रक्चर को लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से अच्छे से देख पाएँ, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है यूज ऑफ स्टेन्स। जो डिफरेंट टाइप के जो स्टेन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो अभिरंजक होते हैं, इनको उपयोग में लेते हुए हम सेल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। तो बहुत सारे केमिकल स्टेन्स अवेलेबल हैं जो सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देते हैं। तो सेल के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि स्टेन को डिफरेंशियली एब्जॉर्ब करते हैं या फिर एक्सक्लूड करते हैं। मतलब इनको स्टेन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी या फिर उसको एक्सक्लूड करने की कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि कोई पार्ट है वो स्टेन को ज़्यादा ग्रहण करेगा और कोई पार्ट स्टेन को कम ग्रहण करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, एक कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस होगा जिसकी सहायता से हम जो डिफरेंट टाइप की जो कंपोनेंट्स है उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह चीज़ जो होती है वो रेजोल्यूशन को बढ़ा देती है। और कुछ केमिकल्स तो ऐसे होते हैं, कुछ स्टेन्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से बाइंड होते हैं। तो इस प्रकार की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज़ यूज़ में लेते हैं। अब इन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस किया जा सकता है किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को हॉर्स के अंदर, माइस के अंदर या पिग के अंदर इंजेक्ट करके इन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कराया जा सकता है। इन एंटीबॉडीज़ को कलेक्ट करके हम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की लोकेशन को जान सकते हैं। तो इन एंटीबॉडीज़ को या तो किसी फ्लोरेसेंट डाई के साथ टैग कर दिया जाता है। तो फ्लोरेसेंट डाई, जैसे कि फ्लोरेसेंट डाई क्या करती है कि एक लाइट को एब्जॉर्ब करती है, स्पेशली यूवी लाइट को, और किसी दूसरी लाइट को एमिट करती है। तो ये किसी ना किसी टाइप का कलर प्रोड्यूस करती है। और या फिर किसी एंजाइम से इस एंटीबॉडी को लिंक किया जा सकता है। अब हम क्या करते हैं कि जब इस एंटीबॉडी को किसी सेल के अंदर डालेंगे तो सेल के अंदर जहाँ पे भी इसका स्पेसिफिक मॉलिक्यूल मिलेगा उससे जाके ये बाइंड हो जाएगी। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक प्रोटीन की लोकेशन को जान सकते हैं। तो इस प्रकार जो स्टेन्स होते हैं वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से भी बाइंड हो सकते हैं और इनकी लोकेशन जानने में हेल्पफुल होते हैं। अब हम माइक्रोस्कोपी के कुछ वेरिएंट्स देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हम इनके प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स या इनको यूज कैसे करते हैं वो नहीं जानेंगे, हम थोड़ा थोड़ा इनका बेसिक जानेंगे और इनसे किस टाइप की इमेज प्रोड्यूस की जाती है ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट अपना है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो ब्राइट फील्ड का मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड से है। तो यहाँ पे जो इमेज का बैकग्राउंड होगा वो ब्राइट होगा, लाइट होगा। तो यहाँ पे हम या तो अनस्टेन्ड सेल को देख सकते हैं या फिर सेल को स्टेन करके देख सकते हैं। जब सेल को स्टेन नहीं किया जाता है तब कॉन्ट्रास्ट कम होता है, जैसे कि पहली पिक्चर के अंदर दिख रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाया जा सकता है स्टेनिंग के द्वारा, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है। तो जब हम सेल को स्टेन कर देते तो उससे कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा, लेकिन स्टेनिंग करने के लिए एक तो सेल को फिक्स करना पड़ता है। तो सेल जो होती है वो जिंदा नहीं रहती है, अलाइव नहीं होती है। और दूसरा जो होता है वो स्टेन्स क्या कर सकते हैं, कुछ कंपोनेंट्स को ख़राब कर सकते हैं, उनको ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो वेरिएंट है लाइट माइक्रोस्कोपी का वो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो डार्क फील्ड का मतलब है कि यहाँ पे बैकग्राउंड जो होता है वो डार्क होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि केवल ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करते हैं, मतलब जो लाइट होती है केवल ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी, और ऐसी कोई भी लाइट जो ऑब्जेक्ट से नहीं आती है उसको हम डिटेक्ट नहीं करते हैं। तो डिटेक्टर जो होता है इस टाइप से लगाया जाता है कि केवल ऑब्जेक्ट से जो लाइट इमिट होगी, मतलब ऑब्जेक्ट है वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा और कुछ लाइट है वो उससे टकरा के वापस निकलेगी। तो उससे जो लाइट निकलेगी केवल उस लाइट को ही डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, दूसरी लाइट को डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से आपका जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो जाएगा और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट दिखेगा। उसके बाद अगला जो वेरिएंट है माइक्रोस्कोपी का, लाइट माइक्रोस्कोपी का, वो है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अभी अभी हमने देखा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, उसकी एक प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम तो ये कि अगर अपना सेल ट्रांसपेरेंट है तो उसको हम उसकी सहायता से नहीं देख सकते। और दूसरा उसमें स्टेनिंग यूज़ में लेते हैं, स्टेन का यूज़ किया जाता है। तो स्टेन क्या कर सकता है, स्टेन टॉक्सिक हो सकता है, सेल को किल कर सकता है और उसके कंपोनेंट्स को डिस्टोर कर सकता है, ख़राब कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइव सेल को स्टडी करने के लिए फेज कॉन्ट्रास्ट
माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो फेज का मतलब यहाँ पे लाइट से है। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इस प्रिंसिपल पे आधारित है कि जब लाइट सेल के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर टकराती है तो डिफरेंट पार्ट्स क्या करते हैं, सेल की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। तो कुछ जो होता है वो इंटेंसिटी को बहुत कम कर देते हैं, कुछ जो होता है इंटेंसिटी को मतलब इतना कम नहीं कर पाते। जैसे मान लो कोई थिक पार्ट है सेल का, जैसे कि न्यूक्लियस, अगर वहाँ पे अगर लाइट जाके टकराती है तो वहाँ से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इस प्रकार के हम ऐसा बोलते हैं कि जो सेल यहाँ पे जो फेज है वो लाइट की चेंज हो गई। तो ये जो डिफरेंट टाइप की जो फेज निकलेंगी, डिफरेंट टाइप की जो इंटेंसिटी निकलेगी, इनको रिकम्बाइन करके हम क्या करते हैं, सेल का इमेज प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे इस डायग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं कि ये चिक की एपिथेलियल सेल्स हैं। तो अपने गाल की जो एपिथेलियल सेल्स है वो है, तो इसके अंदर जो सेंटर वाला पार्ट है तो ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसने लाइट की इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। इसी प्रकार जो बाउंड्री है वो भी दिख रही है। तो इस प्रकार कुछ जो पार्ट होते हैं वो डार्क अपीयर होंगे और कुछ जो है वो लाइट अपीयर होंगे। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस होगा। और कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस कैसे होगा कि जो लाइट की इंटेंसिटी है, कुछ पार्ट उसको बहुत ज़्यादा कम करेंगे और कुछ पार्ट उसको इतना ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को यूज़ में लेते हुए हम इमेज प्रोड्यूस करते हैं। उसके अगला जो टाइप है वो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर हम स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स यूज में लेते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लोरोक्रोम्स। फ्लोरोक्रोम्स या फ्लोरेसेंट डाइज, ये स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और किसी दूसरी लाइट को ये एमिट करते हैं। मतलब एक लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस करेंगे। तो दो जो फ्लोरोक्रोम्स है वो सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं। पहला कौन सा है, फ्लुओरोसीन, और दूसरा है रोडामीन। तो फ्लोरोसीन जो होता है ये ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है और रोडामीन जो होता है ये रेड कलर की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। तो एग्जांपल के तौर के ऊपर हम बात करें फ्लोरोसीन की, तो यह ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन लाइट को यह इमिट करता है। तो जो डिटेक्टर लगा होगा फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में, अगर आपने फ्लोरोसीन यूज़ में लिया है तो वो केवल क्या करेगा, वो केवल ग्रीन लाइट को ही देखेगा, जो ब्लू लाइट जो थी उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। तो फ्लोरोक्रोम जो है इनको हम क्या करते हैं, किसी एंटीबॉडी के साथ मिला सकते हैं, किसी एंजाइम के साथ मिला सकते हैं। तो जैसे कोई पर्टिकुलर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बाइंड होगा या फिर कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडी अपने एंटीजन या किसी स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड होगी, तो हम उसकी लोकेशन को पता कर सकते हैं। तो जैसे जो फर्स्ट डायग्राम है यहाँ के अंदर जो न्यूक्लियस जो है यहाँ पे ये आपको पिंक कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का जो प्रोटीन है वो हमने यूज़ में लिया और उसको हमने फ्लोरेसेंट टैग से हमने उसको टैग कर दिया, फ्लोरेसेंट डाई से उसको टैग कर दिया। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है ये मान लो कि न्यूक्लियस के अंदर जाती है और वहाँ पे किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से बाइंड होती है, तो उसकी लोकेशन का हम पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर फ्लोरोक्रोम्स का यूज़ लिया जाता है जो कि स्पेशल प्रकार की लाइट एमिट करते हैं, स्पेशल प्रकार का कलर प्रोड्यूस करते हैं। अब फ्लोरेसेंस जो माइक्रोस्कोप है इसकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये फोटो ब्लीचिंग कर देती है। मतलब इसके अंदर जो इमेज होती है वो इतनी क्लियर नहीं होती। इस वजह से हम कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप यूज़ में लेते हैं। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप में एक लेज़र का यूज़ किया जाता है। लाइट जो होती है वो लेज़र से आती है और ये लेज़र क्या करता है कि स्पेसिमेन को स्कैन करता है। और यहाँ पे जो स्पेसिमेन होता है आपका वो फ्लोरेसेंटली स्टैंड होता है, मतलब यहाँ पे भी फ्लोरेसेंट डाई का यूज़ किया जाता है। तो स्पेसिमेन को स्कैन करेगा 2 डायरेक्शन के अंदर और फिर ये क्या करता है, एक एक पॉइंट को देखता है, मतलब एक एक इमेज प्रोड्यूस करेगा एक बार में। तो इसके अंदर एक पिन होल लगा रहता है जो एक बार में एक पॉइंट को ही देखता है। मतलब जो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि वो इन फोकस है, फोकस के अंदर है, जो आउट ऑफ फोकस है उसको वो कंसीडर नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि एक एक चीज़ की इमेज प्रोड्यूस करते हैं और फिर क्या करता है वो इन सभी जो इमेजेस हैं इनको रिकन्स्ट्रक्ट करके एक 3D इमेज प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसके 2 टाइप होते हैं। पहला है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या फिर इसको शॉर्ट में बोलते हैं TEM। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम को यूज में लेते हैं। तो जैसा कि अभी पहले हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ है बहुत कम होती है और यह बहुत अच्छा रेजोल्यूशन प्रोड्यूस करती है। इसकी कैपेसिटी लाइट माइक्रोस्कोपी से 1000 गुना ज़्यादा होती है। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो कि किसी सेल से, किसी ऑब्जेक्ट से गुजर जाते हैं, जो उससे आर पार हो जाते हैं, तो उनको कंसीडर करते हैं। तो
इलेक्ट्रॉन बीम को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी स्पेसिमेन के ऊपर डाला जाएगा और उसके बाद स्पेसिमेन की जो एरियाज, वो एरिया जो इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करते हैं तो वो डार्क अपीयर होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सेल से गुजरने वाले, सेल से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, उसको एक फिल्म के ऊपर एक्सपोज करते हैं और उसकी सहायता से एक इमेज प्रोड्यूस होती है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, SEM। तो SEM से हम किसी भी सेल की, किसी भी स्पेसिमेन की टोपोग्राफी या सरफेस फीचर, मतलब उसकी सरफेस की संरचना, उसकी सतह की संरचना कैसी, ये जान सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम वो इलेक्ट्रॉन जो सतह से टकरा के वापस आते हैं उनको हम यूज़ में लेते हैं। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर जो गुजर जाते हैं, जो आर पार हो जाते हैं, उनको यूज़ में लेते हैं। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर हम क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि सरफेस से टकराने के बाद वापस आते हैं तो उनको हम यूज़ में लेते हैं। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि जो सरफेस फीचर होते हैं, जो सतह की संरचना होती है, उसको जान सकते हैं। तो इस प्रकार जो माइक्रोस्कोपी है 2 टाइप की होती है, लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये तो बात हो गई माइक्रोस्कोपी की। तो 2 टाइप की माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब हम देखते हैं कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि सेल्स अलग अलग टाइप की होती हैं। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे जो सेल है वो एक तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, दूसरी यूकैरियोटिक सेल होती है। और यूकैरियोटिक सेल भी 2 टाइप की होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। लेकिन अगर हम देखें कि ये जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, हालांकि इनकी स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी इन सेल्स के अंदर कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं। इनके जो मूलभूत लक्षण होते हैं वो समान होते हैं। तो ये मूलभूत लक्षण कौन कौन से, ये बेसिक कैरेक्टर्स कौन से हैं? तो पहला फंडामेंटल कैरेक्टर है सेंट्रली लोकेटेड जेनेटिक मटेरियल। जैसे हम बात करें कि ये कोई सेल है, तो सेल चाहे कोई भी हो, इसके सेंटर के अंदर, तो एक बार मान लेते हैं हम सेंटर के अंदर, तो सेंटर के अंदर क्या मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। तो ये जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली क्या होता है? DNA। तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में DNA लोकेटेड होता है न्यूक्लियोइड के अंदर, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये DNA लोकेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केवल एक सिंगल DNA का मॉलिक्यूल होता है, सर्कुलर DNA का मॉलिक्यूल होता है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं DNA के, जो कि न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियोइड और साइटोप्लाज्म जो होता है, तो उनके बीच में कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती है। दूसरा जो पार्ट है वो होता है साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है जो स्पेशल फंक्शन कैरी आउट करती है, तो इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स। मतलब ऐसी प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स जो स्पेशल टाइप के फंक्शंस को कैरी आउट करती है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं। अगर हम ऑर्गेनल्स को निकाल दें तो उसके बाद जो लिक्विड पार्ट बचेगा, जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स है, शुगर्स है, तो उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। तो इस प्रकार साइटोप्लाज्म के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक साइटोसोल और दूसरा सेल ऑर्गेनल्स। तो ये सभी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा जो कॉमन फीचर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है यह फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन की बनी होती है। तो यह डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट का, कि सेल्स के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं, तो ये उसको रेगुलेट करती है। तो इस प्रकार 3 फीचर्स सभी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। पहला है सेंट्रली लोकेटेड जेनेटिक मटेरियल, मतलब इसके केंद्र के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो कि मोस्टली DNA होता है। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स और साइटोसोल, और तीसरा पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल बायोलॉजी का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अपना होगा प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर।